जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 100% गारंटी मेरा कि मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है इस बार। 817 डी के कोड है मेरे प्यारे बच्चों, इस कोड को याद कर लो। यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं और आप भी 70 में 70 नंबर लेकर आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के हैं? 70 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडमिट कार्ड से रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया जाएगा, देखो टाइम यहाँ पे लिखा है कि 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब है कि आप 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा नोट बोला है यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मतलब यह पेपर जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है 2 सेक्शन में डिवाइड है। तीसरा कह रहा है जिसमें से सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है वो है कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओएमआर शीट। कहने का मतलब है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उन्हें चूज कर आपको ओएमआर शीट में रखना होगा। इसके बाद देखिए चौथा कह रहा है कि इसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद पांचवा नोट देखिए क्या है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है आपको करना। 6 नोट कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड एजेंट्स क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स बताए गए कि वो प्रश्न आपके 1 मार्क्स के हैं कि 2 मार्क्स के हैं कि 4 मार्क्स के हैं या 6 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे पेपर, यहाँ से मेरे प्यारों जो स्टार्ट होता है आप लोगों का सेक्शन ए। मैंने बताया सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब है कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आप पैसेज दिया हुआ, पैसेज के पढ़ो, पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों का उत्तर देना उसी पैसेज में से छाट कर आपको। ठीक है, चलिए देखिए यही पैसेज दिया हुआ है मेरे प्यारों बच्चों। पैसेज कहाँ तक है? यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक मेरे प्यारों बच्चों। तो जब भी पैसेज आपको दे, एक बार पैसेज को आप लोगों को रीड कर लेना है। क्या करना है? पैसेज को एक बार मेरे प्यारों बच्चों रीड कर लेना है। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, पैसेज सॉल्व करने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों यह होता है, एक बार आप जल्दी से इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप कहाँ पे पहुंचना? क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो पहला है, कह रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऑप्शन ए जो है अ ग्रेट साइंटिस्ट, ऑप्शन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, ऑप्शन सी अ ग्रेट लीडर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब मेरे प्यार बच्चों क्या है कि बोला है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ से जब पैसेज में पहली लाइन पढ़ोगे कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत के एक महान नेता थे। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन है? तो आप बोलोगे लीडर है, तो ऑप्शन सी अ ग्रेट लीडर। मिल गया कि नहीं? देखो बहुत सिंपल है मेरे प्यारों, जो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आसान है इसको खोजना। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कह रहा है कि हुज स्टेटमेंट इज दिस, मतलब यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कौन व्यक्ति थे? वो सुभाष चंद्र बोस ही थे मेरे प्यारे बच्चों। वो किनका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का ही था। तो सुभाष चंद्र बोस मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सिंपल है, पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर करके आओगे, मेरी गारंटी है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किए थे, कौन किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो सेम आंसर होगा, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही जी थे। तो सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक।
क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 5 प्रश्न 5 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। जैसा चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन। फिर यहाँ पूछा है एसेसिनेटेड। अब यहाँ पे भरना है कि आर भरा जाएगा कि हैज बिन भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि हैव बिन भरा जाएगा कि हैव हैड बिन भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या बोला है, ये जो एसेसिनेटेड है यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों होगा आप लोगों का हैज बिन। क्या होगा, हैज बीन होगा। बी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या है, आई वांट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मतलब कह रहा है कि आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ लैपटॉप कंप्यूटर अगले सप्ताह। तो लैपटॉप के आगे क्या यहाँ भरा जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि नो आर्टिकल से भरा जाएगा। आर्टिकल से प्रश्न है तो लैपटॉप के आगे तो ए ही भरा जाएगा। कौन सा का आर्टिकल, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा और लैपटॉप होता है। ठीक है, ये आपको भी जानकारी होगी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल हाउ मच डू दे कॉस्ट। ठीक है, बताना है कि जो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन किया गया है वो ब्यूटीफुल है क्या। तो ब्यूटीफुल जो मेरे प्यारे बच्चों वो एडजेक्टिव होता है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव होता है। जो नाउन प्रनाउन की विशेषता बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये आप भी जानते हो। जब हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस वायरल पेपर को कर रहे हैं, इसको देखकर चले जाओ, 70 में 70 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला है डू नॉट, फिर बोला टाइम, फिर बोला वेस्ट, फिर प्रीवियस, फिर योर। अब इसको हमें मर्ज कर कर अरेंज कर कर एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वो भी करेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों सी वाला। इससे मिलकर जो करेक्ट मीनिंग सेंटेंस बनेगा होगा डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, हमें अपने बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 8, कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई कौन सा करेक्ट वर्ड, कह रहा है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो हम बात करें इसमें से करेक्ट वर्ड की तो सर्वेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, क्योंकि सर्वेंट की स्पेलिंग SERVNT होता है। ठीक है, तो यही है। बाकी जो भी सर्वेंट की स्पेलिंग है सभी स्पेलिंग जो है गलत है। सही कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है क्वेश्चन 9 एंड 10। तो क्वेश्चन 9 और 10 के लिए है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि पैसेज आपको दिया है, 2 प्रश्न उसके नीचे, दोनों प्रश्नों को करोगे तो एक एक नंबर के हिसाब से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। पैसेज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैं उसको घेर देता हूं ताकि आपको पैसेज समझ में आ जाए कि पैसेज कहाँ से कहाँ तक है। तो बट से लेकर यहाँ बोल्ड ऑन तक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज। तो यहाँ पे देखो द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। जब यहाँ देखो भरोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed, क्योंकि बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो यहाँ पे कर्डेल जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद कर लो। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10, वहां कह रहा है कि द ऑथर फेल्ड द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, उनके लोगों के लिए आजादी। मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑथर जो है लेखक यही चाहता है भूखे लोगों को कि जो वहां के लोग हैं उनको क्या मिले, आजादी मिले। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, मतलब 3 प्रश्न 3 नंबर का दिया हुआ है। बोला है प्रश्न नंबर 11 कि लेंचो विश इन द मॉर्निंग फॉर। कह रहा है कि लेंचो जब सुबह उठा तो क्या देखा। तो मेरे प्यारों जब लेंचो सुबह उठा तो देखा, क्या देखा कि रेन हो रही थी। रेन मतलब वर्षा हो रही थी, जो लोग चैप्टर पढ़ेंगे उनको मालूम होगा। तो रेन हो रही थी, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। मतलब सुबह उठा तो देखा कि बारिश हो रही है। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन। द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद कर लेना कि द लवली सैंडस्टोन
एम्पी थिएटर। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कि सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज। तो क्या होगा इसका? इसका भी सी वाला ही होगा कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, पोएम का स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और स्ट्रैक्ट को जब आप पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो उसके नीचे प्रश्न दिए गए, जैसे हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। उसी के नीचे एक लाइन और है, ऑफ अ डे आई हैड रीड। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए प्रश्न पूछा है क्वेश्चन 14 कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि द क्रो, मतलब कहने का मतलब कि कवि क्या कहता है कि जो कौवे का जो मूड था वो कैसे चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे चेंज हो गया कौवे का मूड? तो ऑप्शन सी होगा, सेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्रीज। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। आगे देख लो 15 कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग चेंज इन लाइफ। कह रहा है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। ठीक है, कह रहा है स्मॉल थिंग्स, छोटी सोच जो है वो आदमी को, उसको लाइफ में क्या कर देता है, एक बड़ा चेंजिंग पॉइंट ला देता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करा 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। क्या बोला है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, मतलब ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था मेरे प्यारे बच्चों ओमेटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब कि यहाँ पे खराब खाना खाने के बाद उसको क्या होने लगी, ओमेटिंग होने लगी, उल्टी होने लगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है कि हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज। कह रहा कि हरी चाहता था जीतना, तो किस कॉन्फिडेंस से? बट अनिल बिकॉज, क्योंकि अनिल क्या था मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ही वॉज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन। वो क्या करता था मेरे प्यार बच्चों? तो अनिल जानते हैं क्या करता था? वो क्या करता था कि पहले वो यंग मैन को, नौजवान आदमी को क्या करता था, प्लानिंग बनाकर उसको क्या करता था, चीट करता था मेरे प्यार बच्चों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है, as Weber was not at all what a secret agent should look like means। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ही वाज फैट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। कह रहा है कि एब्राइट जो थे वो बचपन में क्या कलेक्ट करते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज, कॉइन्स, स्टॉम्प्स, मतलब ऑल ऑफ दिस, वे सभी, मतलब तीनों ऑप्शन को वो कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज को भी, कॉइन्स को भी, स्टॉम्प को भी। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 कि ग्रिफिन वाज, मतलब ग्रिफिन थे, तो ग्रिफिन क्या थे? तो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के आपके यहाँ पे सेक्शन बी है। चलिए देखते हैं उनको। देखिए 21 प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 21 प्रश्न है यहाँ पे कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आप उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, और रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग। यहाँ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक गोट अप तक, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, और इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि पूरा आप देख लो, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक। अब इसके नीचे प्रश्न है, प्रश्न देख लो। प्रश्न ए क्या है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। और इस प्रश्न का उत्तर देना है, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखोगे देख लो। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 21 का आंसर, वो भी ए वाला लिखोगे कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग was to a god the rich man house at night. Every day the bird came and saw the dog and the two become friends। ये उसका आंसर है ए वाला का। इसके बाद उसके नीचे देखो बी वाला प्रश्न क्या है। बी वाला प्रश्न है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स ऑन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर।
ये भी प्रश्न कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो। इसका आंसर देखो बी वाला क्या होगा कि वन डे द बर्ड फेल इनटू अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, द डॉग saw this and dragged the heavy stone near enough to reach the tube. He took the bird out and put her down on the ground and saved her. यह दूसरे वाला का आंसर है। इसके बाद नीचे फिर देखो तीसरा वाला प्रश्न क्या है कि वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। ये प्रश्न भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। तो सी वाला का आंसर दोगो कि द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। ये सी वाले का है। एक प्रश्न और मेरे प्यारे बच्चों बचा है, डी वाला। कह रहा है कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच द अपोजिट ऑफ नियर। कह रहा है कि नियर का अपोजिट क्या होगा, ये 1 मार्क्स का है। तो नियर का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, डी वाला ऑप्शन फॉर। तो ये आप लोगों का 21 क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा हल कर दिया। ठीक है, 7 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, आंसर एनी ऑफ द फ्लॉविंग। ठीक है, आंसर एनी ऑफ द फ्लॉविंग 4 नंबर के लिए 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए एक तो ए वाला प्रश्न यह है, एक बी वाला प्रश्न है, इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। ए वाला है कि राइट an application to the principal of your college school requesting him to grant you full fees concession, do not write your name and roll number। कहने का मतलब एप्लीकेशन आपको लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फुल फीस कंसेशन के लिए, मतलब पूरी फीस माफ के लिए लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। कह रहा है कि आप एक लेटर लिखिए अपने फ्रेंड यहाँ, अगर आपके सिस्टर या ब्रदर्स की मैरिज है तो उसको इनवाइट कैसे करोगे अपने फ्रेंड को। तो मैं बी वाला बता देता हूँ, दोनों में से कोई एक ही करना था, तो मैं बी वाला आपको बता देता हूँ। बी वाला कैसे लिखोगे, तो देखो 22 का बी आंसर। तो लेटर लिखने का तरीका यह है, किसी को इनवाइट कर रहे हो अपने सिस्टर या ब्रदर की मैरिज के लिए, तो सबसे पहले उसका एड्रेस लिखो जहाँ आपका फ्रेंड रहता है। तो 382 शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी मेरठ, तो जहाँ वो रहता है वहाँ का एड्रेस लिखो। डेटेड लिख दो, जिस डेट को आप लिख रहे हो। फिर डियर अग्रीम, जो उसका नाम हो, डियर अग्रीम जो भी नाम है उसका नाम लिख दो। इसके बाद कंडीशंस पूरा लिखना चालू करो कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू इनवाइट you to a very special event that is taking place in our family. My elder sister is getting married and it would mean the world to me if you could attend her wedding. The wedding ceremony is going to take place on 7th May 8 p.m. in Sanskruti Resort Meerut. It is going to be a grand affair with lots of food, music and dancing. My sister has been looking forward to this day. फिर उसे में लिखोगे कि for a very long time and it would be amazing if you would be a part of it. फिर लिखोगे फुल स्टॉप लगाने के बाद कि as you know my sister is very important to me and your presence would mean a lot to both her and me. I am sure you will have a great time at wedding and I will get a chance to meet some of my other family members and friends. Please let me know him you are able to attend the wedding so that we can make the necessary arrangement. If you have any questions or concern, feel free to contact me at any time. ठीक है, तो यह था लेटर जो कि हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख के बता दिया, नोट कर लो उसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। ठीक है, 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखना है और ये प्रश्न 6 नंबर का है। ए और बी दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक ही करना है। ए वाला है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज। ठीक है, तो एक रिपोर्ट लिखना है साइंस एग्जीबिशन पर। ठीक है, इसके बाद उसमें कह रहा है कि हिंट में डेट भी होना चाहिए, इनॉग्रेशन भी होना चाहिए, मॉडल्स भी होना चाहिए और एग्जिबिटेड होना चाहिए, गैदरिंग होना चाहिए, ओवरऑल इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद बी वाला कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिक्स ऑफ द हिंट गिवन बिलो। कहने का मतलब कह रहा है कि एक आर्टिकल लिखिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखते हो तो आर्टिकल लिख दो कि डेली एक्सरसाइज के क्या इंपॉर्टेंस है
और हिंट में आपको दिया है कि इंट्रोडक्शन उसमें होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि कीप आवर बॉडी एक्टिव, कैसे आपकी बॉडी एक्टिव करती है, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज लॉन्ग। अगर डेली एक्सरसाइज करते हो तो आप टेंशन से फ्री होते हो, कैसे हर समय आप खुश रहते हो। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, तो कॉन्ट्रेक्शन कैसे कर पाते हो स्टडीज पे, फोकस कैसे कर पाते हो, और लास्ट में कंक्लूजन भी बताना है। तो मैं यही वाला बता देता हूँ आपको, आर्टिकल लिखना बता देता हूँ कि डेली एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है। उस पे आर्टिकल आप कैसे लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मैं बी वाला कर रहा हूँ, और हेडिंग आप डालोगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि एक्सरसाइज इज बेसिकली एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म ऑन अ repetitivity basic for relaxing our body and taking away all the mental stress. It is important to do regular exercise. When you do this on a daily basis, you become fit both physically and mentally. Moreover, not exercising daily can make a person susceptible to different diseases. Thus, just like eating food daily, we must also exercise daily. Exercise has a lot of benefit in today's world. First of all, it help in maintaining your weight. ठीक है, वेट मतलब आपके वजन को मेंटेन करता है। मोर ओवर इट आल्सो हेल्प यू रिड्यूस वेट इफ यू आर ओवर वेट। अगर ज्यादा वेट के हो तो डेली एक्सरसाइज करते हो तो वेट आपका कम हो जाएगा। इट इज बिकॉज if you burn calories when you exercise further, it is a help in developing your muscles. Thus the rate of your body will increase, which helps to burn calories. Moreover, it also help in the improving the oxygen level and the blood flow of the body. When you exercise daily, your brain cells will release frequently. It is essential to exercise for mental and physical development. Thus, exercise is important for the overall growth of a person. It is essential to maintain a balance between work, rest, and activities. So, make sure to exercise daily. चलिए, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आर्टिकल लिखना। इसके बाद 24 प्रश्न देखिए। 24 प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि 24 में पहला वाला प्रश्न कि री राइट द फ्लोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि द फादर सेड टू डॉटर, फिर कामा, फिर डबल इंटरेड कामा के अंदर है कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे इसको चेंज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लिखोगे। देखिए 24 का ए कैसे लिखोगे कि द फादर आस्क्ड हिम डॉटर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। यह होगा, और यहां से आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बी वाला। बी वाला भी प्रश्न 2 नंबर का ही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि चेंज द फ्लॉइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, कि आई नो हिम वेरी वेल, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बी वाला इसका पैसिव वॉइस होगा कि ही इज वेल नोन टू मी, और 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरा देखिए, इसमें क्या है, तीसरा है कि पेंचुएट द फ्लॉइंग। पेंचुएट करना, चिन्हों का प्रयोग करना है, ये भी 2 मार्क्स का है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। इसी को पेंचुएट करना है, चिन्हों का प्रयोग करके उसको लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो सी वाला, आई सेड टू श्याम, फिर कामा, फिर डबल इंटरव्यू कामा के अंदर लिखोगे यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फिर फुल स्टॉप, फिर डबल इन्वर्टेड कामा से इसको क्लोज कर दोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डी वाला प्रश्न देखो क्या है कि ट्रांसलेट ऑफ द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत ही क्या थी, सुंदर थी। इसको हमें ट्रांसलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कैसे करोगे देखो, तो डी वाला पे यहाँ लिखोगे, डालोगे ट्रांसलेशन, फिर लिखोगे
कि वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन विथ माई फ्रेंड. इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स were in bloom. We saw many colorful butterflies there. There is a saw sparrow which was very beautiful. ये हो गया. ठीक है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हमने कर दिया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड इच. 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है. ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 6 मार्क्स का ये प्रश्न पूछा जाएगा. ठीक है, 3-3 नंबर का एक प्रश्न आपको दिया जाएगा. 2 प्रश्न है. चलिए देखते हैं. ए वाला क्या है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री. अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो और करके अथवा करके आपको एक प्रश्न दिया हुआ है. क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर. इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है. मैं ए वाला करके दिखाता हूँ आप लोगों को. तो ए वाला का आंसर कैसे लिखोगे? 25वें का ए. तो देखिए 25 का ए वाला आंसर कैसे लिखोगे? लेंचो रिसीव्ड द लेटर on the following Sunday when he went to the post office. Lencho was single-minded, and his immense faith in God made him think that God would give him the 100 pieces he had asked from him. On seeing that he had only received 70 pieces, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made Lencho angry. ठीक है, ये उसका आंसर है. इसके बाद बी वाला देखिए. बी वाला में भी 2 ठे दिया है. एक तो बोला है कि why does anyone to keep a diary. या नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है कि why did the young seagull not want to fly with his parents. तो मैं बी वाला को बता देता हूँ. Why does anyone to keep a diary. इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो आप यहाँ पे. इसका आंसर है बी वाले का कि एनी वांट टू कीप अ डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड. तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे इसलिए वो डायरी अपने पास रखना चाहती थी. आगे देखिए क्या है. प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़िए. प्रश्न नंबर 26 मेरे प्यारे बच्चों की आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड. 60 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है. 2 क्वेश्चन है, एक ए और बी. दोनों में से कोई सी एक का ही प्रश्न का उत्तर देना है. 4 नंबर आपको दिया जाएगा. क्या है कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल. ये वाला है. अब बी वाला क्या है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक हाईलाइटिंग द कंट्रैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट सी फेस्ड इन हर शॉर्ट लाइफ. मैं ए वाला बता देता हूँ कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल के बारे में. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. चलिए इसका आंसर नोट कीजिए. तो देखिए यहाँ बोला है 26 का ए वाला कि द राइटर से दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव. दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक descent. According to a story, a part of Alexander army did not return and के बाद was settled there. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army. The author also talk and explain about of the dress that they wear, just like the Arabic non kufia. Kurg is a proud race of martial men and women. They have a tradition of hospitality. They enjoy recounting numerous tales of valors of their sons and fathers. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है. प्रश्न नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्रीज. कह रहा है कि द ट्रीज का मेन थीम क्या है. 3 नंबर का प्रश्न है. अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो और अथवा करके आपको एक प्रश्न और दिया हुआ है इसमें. वो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. कह रहा है कि 4 लाइन का आप पोएम लिख सकते हो जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो. तो मैं पोएम ही आपको बता देता हूँ. 3 नंबर का मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से. उसे आसानी से लिख पाओगे भी. देखो तो पोएम आप लिख लो. पोएम एडिट डालने के बाद लिख लो कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. 4 लाइन का पोएम हो गया. 3 नंबर मिल भी गया आप लोगों को. चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है. अगला प्रश्न 28 प्रश्न ये कह रहा है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. 3 नंबर का है.
तो 3 नंबर का आपको सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है। या तो आप डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो आप टाइगर इन द जू का लिखिए, या तो द बॉल पोएम का लिखिए। तो 3 दिया है, 3 में से किसी एक का ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मैं पहले वाला को बता देता हूँ, डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखोगे देखिए। सबसे पहले मेरे प्यारो बच्चों हेडिंग डालोगे। हेडिंग आपका रहेगा सेंट्रल आइडिया। ए वाला कर रहे हो ना डस्ट ऑफ स्नो, तो उसका हेडिंग डालोगे। इसके बाद लिखना चालू करोगे कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट टू convey that sometimes certain moment or action which are simple have a larger significance. They can change the mood or life of a person. The way a crow shake down dust of snow on the poet inspire and gives him the idea to shake off his descriptive thought, become cheerful and do some things useful. बस हो गया, यही सेंट्रल आइडिया नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 40 वर्ड। 3 नंबर का है, 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। ए वाला या बी वाला, दोनों में से किसी एक का ही देना है। ठीक है, ए वाला कह रहा है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल्स, और बी वाला है कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड। तो मैं ए वाला बता देता हूँ कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल्स। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ। 3 नंबर आप आराम से मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए 29 का ए वाला मैं बता रहा हूँ कि टू सेव हिमसेल्फ ही टुक ऑफ हिज क्लोथ एंड became invisible before people could find him। बस हो गया। चलिए अब लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 30वां प्रश्न है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, 60 वर्ड में लिखना है। तो मैं ए वाला का आंसर आपको बता देता हूँ कि व्हाट रोल डिड द नॉन एक्साइटेंस बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर लिखिए, देखिए 30वें का ए वाला आंसर लिखोगे कि इन फैक्ट देयर वाज नो बालकनी आउटसाइड द रूम ऑफ एजुएबल। दिस इज नॉन एक्साइटेंस balcony play a decisive role in the story. Max believes Azuable made up a story of the balcony. When there is a knock at the door, Azuable say to Max that is would be the police. Max is frightened and jumps into the balcony to hide. Max jumps to his death and this bring the story to its end. Aswable was a clever secret agent. He easily got rid of dangerous person Max by inventing the story of balcony। बस हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यह पेपर में आप लोगों को कराया मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये पेपर तैयार है 817 डी के, 100% मेरी गारंटी कि इस बार आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर